हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैम वैम इंस्टॉलेशन विथ कूलिंग टावर बॉयलर। वैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वेपर अब्जॉर्प्शन मशीन। ठीक है, वैम का इंस्टॉलेशन जो कूलिंग टावर के साथ होता है और ये आपके बॉयलर के साथ होता है, उसकी पाइपिंग का रूट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे। आज मैं वैम की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताऊंगा, उसके पार्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि आज मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो नई मशीन आती है वैम की, उस मशीन का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। मतलब उसको कूलिंग टावर से कैसे कनेक्ट करेंगे, बॉयलर से कैसे कनेक्ट करेंगे। आज हम सिर्फ इसके इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें सिर्फ मैं वैम के ऊपर बनाऊंगा। वैम के एक एक पार्ट्स, एक एक डिवाइस, एक एक सेंसर, एक एक मतलब उसके अंदर जितने भी वर्किंग फंक्शनिंग होते हैं सारे चीज़ के बारे में बताऊंगा। उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके डिस्प्ले पे क्या क्या मतलब फीड किया जाता है, कैसे चलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का जो वीडियो है वनली एग्जीक्यूशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि साइट पे अगर आपको कहीं पे वैम इंस्टॉल करना हो तो आपको पाइपिंग कैसे करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है, ये चीज़ें हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये वैम मशीन का फ़ोटो है, पिक्चर है, जिसमें सिस्टमेटिक वैम दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसमें दो चीज़ होता है वैम के अंदर। मैं थोड़ा ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। इसमें दो होते हैं, एक होता है आपका कंडेंसर और दूसरा होता है इवेपोरेटर और तीसरा होता है स्टीम। ठीक है, तीन चीज़ होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हमें क्या करना होता है, इन तीनों चीज़ों को पाइपिंग करनी होती है, कनेक्ट करनी होती है। जो इवेपोरेटर होता है वो इवेपोरेटर आपके वो चिल्ड वाटर पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है, जो कि आप उसको कंडीशनिंग के लिए भेजते हैं। एचयू के लिए वो पाइप चला जाता है, इवेपोरेटर से कनेक्ट होते। और इसके अंदर जो कंडेंसर होता है, उस कंडेंसर को हम कूलिंग टावर के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और तीसरा चीज़ जिसमें हमारा वो स्टीम स्टीम के लिए जो स्टीम कॉइल होती है इसके अंदर, उसको हम किससे, बॉयलर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके इंस्टॉलेशन के बारे में। देखिए, ये जो आपको सिस्टमेटिक चार्ट दिखाई दे रहा है, ये इंस्टॉलेशन ऑफ कूलिंग टावर विथ वैम एंड बॉयलर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फिटिंग्स लगेंगे, कैसे इंस्टॉल होगा और किसको किससे कनेक्ट करेंगे, किससे पाइपिंग करेंगे, या इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो ये है कूलिंग टावर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये कूलिंग टावर है। और कूलिंग टावर की पाइपिंग दो होती है ना, एक होती है इनलेट की और एक होती है आउटलेट की। यानी कि कूलिंग टावर के अंदर जो हम पाइपिंग करते हैं वो कौन सा यूनिट होता है, वो कंडेंसर यूनिट का क्या होता है, वो कंडेंसर यूनिट का पाइपिंग होता है। यानी कि वैम के अंदर जो कंडेंसर होती है ना, उस कंडेंसर के इनलेट और आउटलेट से हम किसको जोड़ते हैं, हम कूलिंग टावर को जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, वैम के कंडेंसर कॉइल के इनलेट और आउटलेट से हम किसको जोड़ते हैं, कूलिंग कॉइल को जोड़ते हैं, ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ स्टीम कॉइल जो होती है, वैम के अंदर जो स्टीम कॉइल होती है, उस स्टीम कॉइल से हम किसको जोड़ते हैं, हम उस स्टीम कॉइल से जो बॉयलर से हमारा इनलेट और इनलेट का जो पाइप होता है, उस इनलेट पाइप को हम किससे जोड़ते हैं, स्टीम कॉइल से जोड़ते हैं हम वैम के अंदर। और उससे जो आउटलेट पाइप निकलती है वो हमारा कंडेंसेट आउट होता है, क्योंकि जो यहाँ से स्टीम निकल के जाएगी, ये स्टीम अंदर प्रोसेस होके यहाँ से कंडेंसेट वाटर निकलेगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा स्टीम और कंडेंसेट वाटर ये निकलेगा और ये निकल के फिर दोबारा कहाँ चला जाएगा, फिर दोबारा कहाँ चला जाएगा, ये बॉयलर में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आया चिल्ड वाटर की बात। तो
तो चिल्ड वाटर लाइन की जो कनेक्शन आएंगे, जो पाइप्स आएंगे, वो पाइप्स किससे कनेक्ट होंगे? आपके इवोपरेटर से कनेक्ट होंगे। और उस इवोपरेटर से कनेक्ट होकर के जो पाइप बाहर की तरफ निकलेंगे वो हमारे कहाँ चले जाएंगे? वो हमारी चली जाएंगी एयर कंडीशनिंग जोन में, जो एएचयू लगे हुए हैं ना, एएचयू के लिए यहाँ से चिल्ड वाटर सप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल मैं वैम के वर्किंग ऑपरेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ कूलिंग टावर इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, स्टीम से बॉयलर से जो पाइप आ रहे हैं उनके कैसे करने हैं, और चिल्ड वाटर के लिए जो कंडेंसर पाइप जो एएचयू से आ रहे हैं उनको वैम में हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बताता हूँ। सबसे पहले कूलिंग टावर के पास आते हैं। देखिए, ये है हमारा कूलिंग टावर। ठीक है दोस्तों, तो कूलिंग टावर में दो चीज़ होता है, एक होता है कंडेंसर पाइप इनलेट और दूसरा होता है आउटलेट। अब इसमें दोस्तों देखिए, ये जो पाइप आपको दिख रही है ना, ये पाइप होती है कंडेंसर का, ये होता है इनलेट। इनलेट कहने का मतलब यहाँ से हॉट वाटर जो होता है ना, ये कंडेंसर पाइप से आ रहा है। कंडेंसर पाइप से कहाँ आ रहा है? ये आपके कूलिंग टावर के टॉप पे, टॉप से फ्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ से जाएगा और ये मैंने यहाँ से हॉट वाटर आएगा, यानी कि वैम के कंडेंसर कॉइल से हॉट वाटर आएगा और यहाँ से इस हेडर से होते हुए कहाँ जाएगा? ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन नोजल में जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन नोजल क्या करेगा? कूलिंग टावर के अंदर वो हॉट वाटर को स्प्रे करेगा और स्प्रे करके उसको क्या करेगा? ठंडा करने के काम करेगा। और जो चिल्ड वाटर यहाँ पे आके सम्प में स्टोर होगा, यहाँ पे जो सम्प में स्टोर होगा, इस वाटर को फिर यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से चिल्ड वाटर को फिर दोबारा कहाँ? वैम में ले जाकर भेजेगा। मतलब ये हमारा आउटलेट हो जाएगा वैम का, ये और ये इनलेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से वैम के अंदर इन होगा और ये क्या होगा? आउट होगा। यानी कि उधर से जो हॉट वाटर बन के जो आ रही है कंडेंसर कॉइल से, हॉट वाटर जो बन के आ रही है, ये हमारे कूलिंग टावर में क्या होने जा रही है? प्रोसेस होने जा रही है, कूल होने जा रही है, चिल्ड होने जा रही है। और यहाँ से चिल्ड होकर कहाँ जा रही है? यहाँ से फिर चिल्ड होकर कहाँ जाएगी? कंडेंसर कॉइल में जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आप सिस्टमेटिक समझ सकते हैं। ये जो है ये कंडेंसर कॉइल का आउटलेट है और ये आउटलेट कहाँ जा रहा है? कूलिंग टावर के डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर जो डिफ्यूज़र लगे हुए हैं, डिफ्यूज़र नोजल जो लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नोजल जो लगे हुए हैं वो वहाँ पे जा रहा है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर नोजल क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर नोजल उसको स्प्रे करेगा, ठंडा करेगा और फिर यहाँ से चिल्ड होके फिर कहाँ जाएगा? कंडेंसर कॉइल में जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि अब जैसे देखिए कि ये तो हो गया, पानी दिख रहा है, हॉट वाटर आ रहा है, जा रहा है, लेकिन इसको आने जाने के लिए कोई तो साधन चाहिए ना, कोई कोई भी तो एक सोर्स चाहिए जो इस पानी को यहाँ तक लाए और यहाँ से ले जाए। उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? पंप का इंस्टॉल करते हैं और वो पंप क्या करता है? इस पानी को सर्कुलेट करने में मदद करती है। तो आप इस सिस्टमेटिक इंस्टॉलेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पंप क्या किया गया है? एग्जीक्यूट किया गया है। जो कंडेंसर लाइन में जो कंडेंसेट वाटर आएगा, उस कंडेंसेट वाटर को क्या करेगा? कूलिंग टावर में भेजने का काम करेगा और वहाँ से निकाल के फिर कंडेंसर कॉइल में भेजने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से सक्शन और डिस्चार्ज करने का काम करेगा ये तीनों पंप। इसमें से एक जो होगा स्टैंड बाई होगा और दूसरा जो होगा वो प्राइमरी होगा। दैट मीन्स 2 प्राइमरी हैं और 1 सेकेंडरी है, मतलब एक स्टैंड बाई है और 2 कंटिन्यूअस क्या होगा? चलते रहेगा। यानी कि एट अ टाइम तीनों नहीं चलेगा, एट अ टाइम एक चलेगा, एट अ टाइम 2 चलेंगे और एक क्या रहेगा? स्टैंड बाई में रहेगा। यानी कि इस सिचुएशन में हम मतलब जैसे 2 घंटे का लूप बना दे या 4 घंटे का लूप बना दे या 12 घंटे का लूप बना दे, यानी कि 12 घंटे एक पंप बंद रहेगा, 2 पंप चलेंगे, तो वो अल्टरनेट चलाने के लिए रखा जाता है। अब इस सिस्टमैटिक इंस्टॉलेशन में आप देख सकते हो कि ये कंडेंसर पाइप से क्या हुआ है?
इसको कनेक्ट किया गया है। तो इसमें से ये जो आपको पाइप दिख रही हैं, ये यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हॉट वाटर आ रहा है आपके वैम प्लांट से। यहाँ से वैम प्लांट से आपको क्या आ रहा है, हॉट वाटर आ रहा है इस कॉइल से। इस कॉइल से हॉट वाटर आ रहा है और हॉट वाटर ये कहाँ जा रहा है, कूलिंग टावर के अंदर चिल होने के लिए जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये जो दूसरी पाइप जो आपको दिख रही है ना, ये पाइप उधर से चिल्ड होकर जो कूलिंग टावर से प्रोसेस होकर जो हमारा वाटर आ रहा है, वो यहाँ से क्या हो रहा है, पंप के सहारे कहाँ जा रहा है, हमारा दोबारा वैम के कंडेंसर कॉइल के अंदर जा रहा है। ठीक है, कंडेंसर कॉइल के अंदर क्या करने जा रहा है, वो भी प्रोसेस होने के लिए जा रहा है। तो अब यहाँ पे पंप इंस्टॉलेशन में आप देख सकते हो कि इसके एग्जीक्यूशन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हुआ है। तो इस पंप इंस्टॉलेशन में जो भी इक्विपमेंट यूज हुआ है वो आप देखिए, ये जो लगा हुआ है ये आपका फ्लैक्सिबल बिलो लगा हुआ है, और यहाँ पे एक और ऊपर, यानी कि इस सक्शन और इस डिस्चार्ज, यानी कि इस इनलेट और इस आउटलेट में कितने लगे हुए हैं, 2 फ्लैक्सिबल बिलो लगे हुए हैं, यानी कि वाइब्रेशन ऑब्जर्वर लगे हुए हैं। और ये क्यों इंस्टॉल हुए हैं, ये इसलिए इंस्टॉल हुए हैं क्योंकि अगर हमारा पंप स्टार्ट होता है, हमारा पंप रनिंग कंडीशन में होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पंप क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इस वाइब्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है, फ्लैक्सिबल बिलो लगाया जाता है। और ये फ्लैक्सिबल बिलो क्या करता है, वाइब्रेशन को कम करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ताकि यहाँ का जो वाइब्रेशन हो ये कूलिंग टावर तक ना जाए, और यहाँ का जो वाइब्रेशन हो ये वैम प्लांट तक ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो वाइब्रेशन ऑब्जर्वर का काम क्या होता है, वाइब्रेशन ऑब्जर्वर का काम यही होता है कि वो वाइब्रेशन को क्या करे, रिड्यूस करे, कम करे, यानी कि यहाँ से वाइब्रेशन को पंप तक ही सीमित रखे, इससे आगे बढ़ने ना दे। वाइब्रेशन ऑब्जर्वर का यही काम होता है। अब दोस्तों आगे दिखाएंगे हम आपको, ये जो आपको दिख रहा है इसके आउटलेट में, पंप के आउटलेट में, यानी कि पंप के डिस्चार्ज में, यहाँ पे 3 क्या लगे हुए हैं, एनआरवी लगे हुए हैं। एनआरवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एनआरवी का मतलब यही होता है, नॉन रिटर्न वाल्व। एन मतलब नॉन, आर मतलब रिटर्न, वी मतलब वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व होता है एनआरबी का मतलब। अब दोस्तों इसका काम क्या है, एनआरबी का काम क्या है, एनआरबी हम क्यों लगाते हैं, क्या ज़रूरत है एनआरबी पे पैसे खर्च करने की, है ना दोस्तों। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, जभी तो हम एनआरबी के बारे में जानेंगे और इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 एनआरबी क्यों लगाया गया है, यहाँ 3 एनआरबी में पैसे क्यों खर्च किए गए हैं दोस्तों, तो इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एनआरबी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पंप के इम्पेलर की सेफ्टी के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए बाय द वे किसी दिन शट डाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, शट डाउन क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आपका एक प्राइमरी पंप लगा हुआ है ना, और 2 सेकेंडरी पंप लगे हुए हैं। जैसे एक को आप रन कर रहे हो, कभी एक को बंद कर रहे हो, 2 को चला रहे हो, एक को बंद कर रहे हो। जैसे जैसे ही आप इस पंप को बंद करोगे तो दोस्तों पता ही क्या होगा, यहाँ से जो पानी ऊपर की तरफ चढ़ रही है ना, चढ़ रही हैं, ये पानी क्या होगा, अचानक से क्या करेगा, फ्लो डाउन करेगा। जैसे ही पंप बंद होगा ये पानी पीछे की तरफ क्या होगा, बैक फ्लो होगा। इस बैक फ्लो को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एनआरवी का यूज करते हैं। एनआरवी का मतलब ही होता है नॉन रिटर्न वाल्व, यानी जो भी पानी बैक फ्लो होगा ना, उस बैक फ्लो को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा, उसको नीचे की तरफ आने नहीं देगा। और जब नीचे की तरफ आएगा नहीं तो वाटर क्या करेगा, हमारे इम्पेलर के ऊपर फोर्स करेगा नहीं, यानी कि इसके ऊपर दबाव पड़ेगा नहीं। तो जब दबाव नहीं पड़ेगा तो हमारा इम्पेलर क्या होगा, टूटने से बच जाएगा, ख़राब होने से बच जाएगा। इसलिए एनआरबी को हम लगाए रहते हैं। अगर हम एनआरबी को सपोज कीजिए, अगर हम एनआरबी यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन में नहीं दिए हों, एनआरबी अगर हम डिस्चार्ज लाइन में एनआरबी नहीं दिए हों तो क्या होगा पता है, हम जैसे ही पंप को बंद करेंगे तो जितना अमाउंट में वाटर ऊपर की तरफ फ्लो किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, वो क्या होगा, धड़ल्ले से ऊपर से क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और काफ़ी हाई वेलोसिटी में आएगा। और हाई वेलोसिटी में आने के फलस्वरूप पता ही क्या होगा, वो इम्पेलर पे इम्पैक्ट करेगा और इम्पेलर टूट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है। इसलिए पंप के इम्पेलर को बचाने के लिए
हम क्या करते हैं, एनआरबी का यूज करते हैं। और दोस्तों इसमें भी देख सकते हो आप, यहाँ पे इसमें प्रेशर गेज लगाया गया है दोस्तों। इस प्रेशर गेज का यूज क्या होता है, इस प्रेशर गेज का यही यूज होता है कि इस पाइप के अंदर कितने प्रेशर से वाटर जो है सर्कुलेट हो रही है, उस चीज़ को देखने के लिए क्या लगाया गया है दोस्तों, प्रेशर गेज लगाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व लगाया गया है। बटरफ्लाई वाल्व की क्या ज़रूरत है भाई, यहाँ पे बटरफ्लाई वाल्व क्यों लगाया गया है, तो दोस्तों बटरफ्लाई इसलिए लगाया गया है कि अगर इस पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो गया है और हमें क्या करना है, इस पंप की सर्विस करनी है, इस पंप की सर्विस करनी है, तो सर्विस करने के लिए हमें पूरे पाइप तो खाली तो नहीं करने पड़ेंगे। खाली करने की क्या ज़रूरत है भाई, हम यहाँ से क्या करेंगे, इस बटरफ्लाई वाल्व को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल बिलो निकाल लेंगे। फ्लेक्सिबल बिलो निकाल के हम अपना क्या करेंगे, सर्विस का काम कर लेंगे और सर्विस का काम करके फिर क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। यानी कि इस पाइप के अंदर जो भी वाटर है उस वाटर को हमें ड्रेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस टाइम में यानी कि सर्विस के टाइम में हमें क्या करता है, बटरफ्लाई वाल्व वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कूलिंग टावर के इंस्टॉलेशन, पंप इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी हो गई। तो दोस्तों बेसिकली मेरा पर्पस यही था बताने के लिए कि ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो इंस्टॉलेशन दिख रहा है, ये पंप इंस्टॉलेशन है। किसके लिए, कंडेंसर पाइप के लिए, कंडेंसेट पाइप के लिए। ये कंडेंसर पाइप जो है किससे लगा हुआ है, वह वैम के कंडेंसर यूनिट से जाकर जुड़ा हुआ है। यानी कि एक इसमें से आउटलेट का है और दूसरा क्या है, एक आउटलेट का है, दूसरा क्या है, इनलेट का है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हमारा इनलेट है और दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा हमारा आउटलेट है। एक इनलेट है और दूसरा क्या है, आउटलेट। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम अब चलते हैं अगले पार्ट को समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमने ये तो समझ लिया कि कूलिंग टावर हो गया, ये तो हमने कूलिंग टावर के बारे में समझ लिया कि कूलिंग टावर वैम के कंडेंसर पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है। लेकिन जो वैम के अंदर दोस्तों, जो वैम के अंदर चिल्ड वाटर लाइन यानी कि इवोपरेटर सेक्शन होता है, उस इवोपरेटर सेक्शन से कौन सी लाइन लगी रहती है, कौन सी लाइन जुड़ा रहता है दोस्तों, उस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार इस डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए इस डायग्राम का सहारा लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ये जो आपका यूनिट दिख रहा है यहाँ पे ये जो आपको यूनिट दिख रही है, ये यूनिट जो दिख रही है, ये क्या है, इवोपरेटर का सेक्शन है। इस इवोपरेटर से क्या होता है, हम चिल्ड वाटर लाइन को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। यानी कि चिल्ड वाटर लाइन कहने का मतलब है, यहाँ से कंडेंसर पाइप, यहाँ पे तो कंडेंसर पाइप लगा हुआ है कि इसके अंदर वाटर का सर्कुलेशन, हॉट वाटर को चिल्ड करना है। लेकिन यहाँ पे जो इवोपरेटर सेक्शन लगा हुआ है, इस इवोपरेटर सेक्शन में भी तो प्रोसेस हो रहा है और इस प्रोसेस होने के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि इस कॉइल के अंदर जो पानी है, इस पानी को क्या करता है, एकदम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहा है। यानी कि आपको क्या कर रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस या फिर 15-20 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। यानी कि ये पूरा चिल्ड कर रहा है इस पानी को। तो ये जो चिल्ड कर रहा है, ये चिल्ड वाटर किस चीज़ के यूज में लाया जाता है, इस चीज़ को हम एएचयू को ऑपरेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों। एएचयू एयर हैंडलिंग यूनिट को चलाने में क्या करते हैं, इस चिल्ड वाटर को यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए, अब इस वैम को चलाने के लिए, इस वैम के अंदर की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमें एक एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एडिशनल एनर्जी कौन सा है दोस्तों, वो स्टीम है। और वो स्टीम कहाँ से हमें मिलेगा, तो दोस्तों वो स्टीम हमें बॉयलर से मिलेगा। और उस बॉयलर से एक ही पाइप निकलती है और वो होती है स्टीम की। और इसकी जो दूसरी पाइप वैम से निकलती है वो कंडेंसेट लाइन बोलते हैं, जो आउट होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो पाइप आती है ये आपके बॉयलर से आ रहा है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम पाइप बोलते हैं। इस स्टीम पाइप को हम वैम से कनेक्ट करते हैं और फिर वैम से जो आउट पाइप निकलती है ना दोस्तों, वो होता है कंडेंसेट लाइन। और कंडेंसेट लाइन फिर कहाँ चला जाता है, वो हमारा फीड वाटर टैंक में चला जाता है। बॉयलर के पास फीड वाटर टैंक जो होता है उसके पास चला जाता है। वहाँ से कंडेंसेट वाटर जो होता है फिर बॉयलर में वापस चला जाता है प्रोसेस होने के लिए, फिर से स्टीम बनने के लिए चला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो हमारा टॉपिक है, कूलिंग टावर विद वैम एंड स्टीम पाइप कनेक्शंस, ये आपको बहुत अच्छा तरीक़े से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जब वीडियो बनाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों, वो हमारा होगा वैम के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में होगा। वैम के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं, एक एक चीज़ अलग अलग बारीकी से समझेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को HVSC फार्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।